हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। एग्ज़ाम कैसा हुआ आपका। कोऑपरेटिव एग्ज़ाम में जो क्वांट के क्वेश्चंस आए हैं मैं उनकी डिस्कशन करने वाला हूँ। आज जितना भी क्वांट आया है मैं ये नहीं बोलूँगा एज इट इज़ छप जाता होता है, राइट। आपको पीपीएससी का पता है, राइट। कुछ क्वेश्चन तो नैब तहसीलदार के ही आ गए। आपको पता है टाइम एंड वर्क में मंकी वाला क्वेश्चन करवाया तो वो आ गया। डीआई बिल्कुल बेसिक आई कि आपको बस पाई चार्ट को देखना है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं, ज़्यादा नहीं है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन टफ भी हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बट क्लासेस में कुछ बातें बताई थी वो फॉलो अप करते तो पेपर में आप ये नहीं बोलते कि सर हमें आता नहीं था, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन सिमिलर थे। स्टार्ट करते हैं, राइट। नंबरिंग जो मैंने सेट उठाया उसके अकॉर्डिंग ये नंबरिंग है, राइट। तो अगर आपका सेट थोड़ा डिफरेंट है तो क्वेश्चन सेम थे, बस नंबरिंग शफल है, तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस देख लेना। आप मेरे से टाइम एंड वर्क अगर पढ़े हो, राइट, तो टाइम एंड वर्क में मैंने क्या किया हुआ है, सुनिए ध्यान से। टाइम एंड वर्क में मैंने एक क्वेश्चन करवाया हुआ है जिसमें अल्टरनेटली का एक केस है जिसमें पानी आता है निकल जाता है। उस केस को करवाने से पहले मैंने एक कंसेप्ट क्लियर किया था जिसमें मैंने मंकी वाला क्वेश्चन करवाया था या सेविंग वाला क्वेश्चन करवाया था कि 20 रुपये कमाए 15 खर्चे, 20 रुपये कमाए 15 खर्चे, मंकी ट्री पे चढ़ रहा है गिर रहा है। एग्जैक्टली वही पैटर्न था इसमें कि अ स्नेल इज एट द बॉटम ऑफ अ 20 मीटर डीप पिट। तो बेसिकली स्नेल जो है वो यहाँ पे है, ये 20 मीटर का है, वो यहाँ पे है इस पॉइंट पे, राइट। एवरी डे द स्नेल क्लाइम्स 5 मीटर, तो हर दिन वो 5 मीटर ऊपर जाता है। बट एट नाइट स्लाइड्स बाय 4 मीटर, तो 4 मीटर नीचे गिर जाता है। 5 मीटर चढ़ता है 4 मीटर गिरता है, 5 मीटर चढ़ता है 4 मीटर गिरता है। तो देखा जाए तो एक दिन में उसने 1 मीटर ही कवर अप किया, राइट। एक ही दिन में 5 मीटर चढ़ता है और रात को 4 मीटर गिर जाता है, बट 1 मीटर तो उसका तो भी कवर हुआ। तो बच्चे क्या सोच लेते हैं 20 मीटर 20 दिन में कवर होगा, जो कि एक गलत आंसर होता है। अब इस टाइप को फोकस करते हुए आप मेरी क्लासेस देखते हो, अगर आप मेरी क्लासेस में हो, टाइम एंड वर्क के सेशन में हो, अल्टरनेटली के पाइप्स एंड सिस्टर्न में, तो पाइप्स एंड सिस्टर्न के अल्टरनेटली के क्वेश्चंस होते हैं बड़े फेमस। कई बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि पानी आ रहा है निकल रहा है, पानी आ रहा है निकल रहा है। तो बच्चा कंसेप्ट से आंसर तो दे देता है, बट बच्चा ये भूल जाता है कि अल्टरनेटली में टैंक तभी भरेगा जब लास्ट में बारी भरने वाले की होगी, ना कि लीकेज वाले की होगी। उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी वो बंदा, वो स्नेल तभी टॉप पे चढ़ेगा जब आखिरी बारी उसकी चढ़ने वाली होगी। तो चढ़ने वाला जंप जो है वो 5 मीटर का है, तो आप 20 मीटर तक नहीं देखोगे। इस सिनेरियो के हिसाब से 5 मीटर ऊपर 4 मीटर नीचे, 5 मीटर ऊपर 4 मीटर नीचे, 5 मीटर ऊपर 4 मीटर नीचे, इस सिनेरियो के हिसाब से एक दिन में 1 मीटर कवर हो रहा है। तो आपने 20 मीटर तक नहीं देखना, आपने 15 मीटर तक देखना है। 15 मीटर क्यों तक देखना है? क्योंकि चढ़ने वाला जंप जो है वो 5 मीटर का है, राइट। चढ़ने वाला जो टाइम है वो 5 मीटर का है, तो 15 मीटर उसके 15 दिन में कवर हो जाएंगे। 15 दिन में 15 मीटर कवर हो जाएंगे। आपको इतना तो क्लियर है, एक दिन में 1 मीटर कवर होता है तो 15 दिन में 15 मीटर कवर होते हैं। अब जब 16वां दिन आएगा, सुबह तो उसने 5 मीटर चढ़ना ही है ना, रात को 4 मीटर गिरना था। 16वें दिन में जैसे ही वो 5 मीटर चढ़ता है वो टॉप पे पहुंच गया है। ये क्वेश्चन वही समझ सकता है जो मेरे से टाइम एंड वर्क पढ़ा। अब आप सोचोगे इसका तो टाइम एंड वर्क से कोई रिलेशन नहीं है, बट वही बच्चा समझेगा कि जब मैं अल्टरनेटली में पाइप्स एंड सिस्टर्न में टाइप्स करवाता हूँ तो एग्जैक्टली यही कंसेप्ट वहाँ पे कंसीडर होता है। तो वो कंसेप्ट करवाने से पहले मैं ये वाले कुछ क्वेश्चंस पे 20-25 मिनट सेपरेट लेता हूं ताकि मैं उसके बाद उसको समझा पाऊं। तो टाइम एंड वर्क के अंदर ही इसकी एंट्री मैंने करवा रखी है। तो ट्रस्ट मी, ये वही समझ पाएगा जिसने सेशंस लिए हुए हैं या खुद थोड़ा सोचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि समझने वाला था, ये सोचने वाला था कि वो टॉप पे तभी चढ़ेगा जब उसका आखिरी वाला जंप चढ़ने वाला होगा। टाइम एंड वर्क में हम कहते हैं टैंक भरवाना है ना, तो टैंक तभी भरेगा जब आखिरी बारी भरने वाले की होगी। तो भरने वाले का 4 लीटर है और टैंक मान लो 100 लीटर है, तो मैं बच्चे को बोलता था 96 लीटर तक देख, भर रहा है खाली हो रहा है, भर रहा है खाली हो रहा है, 96 लीटर दे देख, उसके बाद तो उसने भरना ही है, राइट। शायद ये चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हो, बट स्टिल ये चीज़ आप समझ पाओगे। देखो 5 मीटर चढ़ा 4 मीटर गिरा, एक दिन में 1 मीटर, राइट। एक ही दिन में रात को गिर जाता हूँ, फिर चढ़ता है गिर जाता है, चढ़ता है गिर जाता है। तो आप सोचोगे सर 20 दिन में 20 मीटर, आप गलत हो। क्यों? चढ़ना वाला 5 मीटर है तो टोटल में से 5 कम कर लीजिए,
15 मीटर 15 दिन में हो जाएंगे ना। अब सोचिए 16वें दिन जब सुबह वो 5 मीटर चढ़ेगा तो रात को गिरेगा, क्योंकि वो तो बाहर ही निकल गया, 20 मीटर पूरा नहीं होगा। 16वें दिन उसने 5 मीटर चढ़ना है तो रात को गिरेगा ही नहीं, तो इसका आंसर होगा 16। इसके बड़े फेमस क्वेश्चन हैं RS अग्रवाल में, एक तो मंकी वाला हम कॉलेज में प्लेसमेंट टाइम से करते आ रहे हैं, मंकी चढ़ रहा है गिर रहा है चढ़ रहा है गिर रहा है, और पंजाब वालों का फेमस क्वेश्चन है, कितनी बार ही डाल चुके हैं। एक सेविंग वाला, बंदा पैसे कमाता है खर्चता है, पैसे कमाता है खर्चता है, पैसे कमाता है खर्चता है, उसमें भी सेम लॉजिक होता है, क्योंकि उसमें पूछा होता है जल्दी से जल्दी हाथ में पैसे किस दिन होंगे, तो उसी दिन होंगे जिस दिन कमाया होता है, तो उसमें भी सेम लॉजिक लगता है। तो इसको मैं एप्टीट्यूड बोलूँगा, क्वांट नहीं बोलूँगा। ये अगर आपकी सोच है तो आप इसको कर सकते हो। पेपर से एक दिन पहले मैंने बच्चों को बोला कि जिनके जो जो डाउट्स हैं मुझे भेज दीजिए, राइट। हमारे ग्रुप बने हुए हैं बेसिकली, तो ग्रुप में मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो जो जो डाउट्स आए, तो ये मेरे पास डाउट आया, जबकि ये एक अल्टरनेटली टाइप होती है टाइम एंड वर्क में, उस पर मैंने एक पूरा सेशन लिया, उसका ही क्वेश्चन था, बस जो हम वर्क सपोज करते हैं वो यहाँ पे गिवन था। सुनना, टैंक है 700 लीटर का, ठीक है। एक पाइप जो है ए नाम है उसका, वो भरने वाली है, फिल्स 40 लीटर अ मिनट, तो उसकी एफिशिएंसी दी हुई है। जो आप ये ट्री मेथड यूज़ करके जो एफिशिएंसी बनाते हो ना, वो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, और जो टोटल वर्क आप सपोज करते हो ना, वो भी ऑलरेडी गिवन है। तो नो नीड फॉर एनीथिंग कि आप एलसीएम लो, रट्टे मत मारो, समझो। एलसीएम तब लेते हैं जब डेज वेज दिए होते हैं, तो टोटल वर्क एज्यूम कर लेते हैं ताकि एफिशिएंसी क्रिएट हो जाए, बट यहाँ पे एफिशिएंसी गिवन है। एक और बी पाइप है, ये भी भरने वाली है, इसका है 30 लीटर पर मिनट। और एक सी पाइप है, बच्चे घबरा गए, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, बच्चे नैब में भी घबरा गए, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया। एक बार अल्टरनेटली की टाइप को ढंग से पढ़ लो, आप घबरा जाओ, मतलब ही नहीं। तीसरी पाइप जो है वो लीकेज पाइप है, ठीक है। उसकी जो एफिशिएंसी है दैट इज 20 लीटर पर मिनट, खाली करना, राइट। इसमें a pipe is at the a pipe, this is not a pipe, a pipe is at the bottom of the tank, drains the tank at a rate of 20 लीटर पर मिनट, निकालती है ये, ड्रेन करती है, राइट। तो यहाँ पे +20 नहीं होगा, -20 होगा, क्योंकि ये लीकेज पाइप है। ए एंड बी फिलिंग वाली है, सी ड्रेनेज है। अब स्टेटमेंट ये है कि पहले मिनट ए चलेगा, दूसरे मिनट बी चलेगा, तीसरे मिनट सी खाली करेगा, राइट। देखिए चलिए, आप हैरान हो जाओगे कि ये क्वेश्चन आप जो बुक्स को फॉलो अप करते हो, बोलते हो ना कि सर ये बुक करनी है हमने स्टेट के लिए, उसमें नहीं है, पर ये क्वेश्चन मेरी PDF में है। ये क्वेश्चन पे स्पेशल फोकस था। ये क्वेश्चन जब आपको करवाया मैंने, जब आपको मैंने टाइम एंड वर्क के अंदर करवाया, तो उससे पहले ये वाला क्वेश्चन करवाया था, लेक्चर चेक करिएगा, टाइम एंड वर्क के अंदर अल्टरनेटली वाली टाइप 50 मिनट का सेशन है, उसमें चेक करिएगा, राइट। 50 मिनट या 60 मिनट का सेशन है, चेक करिएगा। तो सुनिए ध्यान से, होगा क्या। ये है टैंक 700 लीटर, सुनिए ध्यान से। बच्चा क्या सोचेगा और मैं क्या सोचूंगा, उसमें क्या अंतर है, राइट। मतलब अच्छा बच्चा क्या सोचेगा और हम क्या सोचेंगे पहली बार में, उसमें क्या अंतर है। और ट्रस्ट मी, पहली बार मेरा भी दिमाग, लाइफ में जब पहली बार इस क्वेश्चन को देखा था, मेरा भी दिमाग थोड़ा सा गलत चल गया था। कैसे? 40 और 30, पहले मिनट ए चला, दूसरे मिनट बी चला, तीसरे मिनट सी चला, तीनों चल रहे हैं, मैं A + B + C ही लिखूंगा, लेकिन 40 फिर 30 फिर -20। काम जब लूँगा तो अगर लीकेज पाइप है तो नेगेटिव लूँगा, फिलिंग है तो पॉजिटिव लूँगा। तो ये ऐसा है कि ये इकट्ठे नहीं चल रहे। इफ अ पाइप इज kept open for a minute, then closed, then B is open for a minute, then closed, then C is open for a minute, then closed। 40 + 30 70 - 2 50 लीटर भरा गया 3 मिनट में। पहले मिनट में A ने डाला 40 लीटर, A को चला दिया, पहले मिनट 40 लीटर डाल दिया। दूसरे मिनट में B ने डाला कितना, 30 लीटर, और तीसरे मिनट में C ने निकाल दिया 20 लीटर, राइट। C ने निकाल दिया 20 लीटर, राइट। तो 40 लीटर आया, 30 लीटर आया, 70 लीटर आ गया, अब 20 लीटर निकल गया। तो सिनेरियो देखें, 40 30 और 20, पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, 50 लीटर पानी आया 3 मिनट में। बच्चा पता क्या सोचता है? बच्चा ये सोचता है, सर 50 लीटर 3 मिनट में आया ना, तो 700 लीटर 42 मिनट में आया।
वो इसको आंसर टिक करेगा। यहाँ पे जीत होती है हमारी, जब हमने चीज़ों को डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने मेरी क्लासेस लगाने के बाद भी पेपर में ये गलती करी है तो बच्चा तू पढ़ रहा है पर ध्यान से नहीं पढ़ रहा, एक सेकंड होल्ड करियो। राइट, मैं बताता हूँ, अपनी PDF निकाल, टाइम एंड वर्क की PDF निकाल, राइट, और अच्छे से चेक कर। मैं आपको क्वेश्चन नंबर दिखाता हूँ। टाइम एंड वर्क की PDF में क्वेश्चन नंबर होगा हमारा, टाइम एंड वर्क अल्टरनेटली की टाइप में क्वेश्चन नंबर होगा ये, एक सेकेंड, अल्टरनेटली की टाइप में ना सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा ये, चेक कर लेना। मैं नंबरिंग बता देता बट ध्यान देना इसका, उसमें जो आंसर था ना वो 167 मिनट था, याद हो तो। A और B भर रहे हैं, C खाली कर रहे हैं, राइट। मैं नंबरिंग दिखा देता हूँ, ये भी ओपन नहीं हो रहा, राइट। तो मैं नंबरिंग बता दूंगा आपको कौन सी है, राइट। 2 क्वेश्चन करवाए थे, क्लासेस में भी करवाए थे, शीट में भी डाले थे। सुनना ध्यान से, अभी होगा क्या यार, बच्चा जब इसका आंसर 42 मिनट देता है, मैं उसको बोलूँगा दिमाग खोल। तूने कहा 40 और 30 आया, 20 गया, तो 50 लीटर भरा 3 मिनट में, तो 700 लीटर भरा 42 मिनट में। 700 कैसे है, 50 का 14 का टेबल, इसको भी 14 से डिवाइड कर दिया। 42 मिनट के हिसाब से आखिरी मिनट में बारी खाली करने वाले की थी। आप बताइए, लास्ट मिनट में बारी खाली करने वाले की थी और टैंक भर गया, इज़ दैट पॉसिबल? तो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लगेगा उस पर मैंने क्लासेस में बहुत टाइम दिया है कि टैंक तभी भरेगा जब आखिरी बारियां भरने वालों की होगी। तो भरने वालों की बारी कितनी है, भरने वालों की बारी कितनी है, काम कितना है भरने वालों का, 40 और 30, 70 लीटर ना। तो आप ना 630 लीटर भरवाओ एक बार, बचा हुआ 70 लीटर एक बार पेंडिंग रखो, मेरी मानो 630 लीटर भरवाओ। तो 50 लीटर अगर 3 मिनट में, तो 630 लीटर कितने मिनट में भरेगा इस सिनेरियो के हिसाब से? ए ने डाला, बी ने डाला, सी ने निकाला, ए ने डाला, बी ने डाला, सी ने निकाला, कितनी देर में भरेगा? तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 630/50, यानी ये बन जाएगा आपके पास 12.6 मिनट, 12.6 मिनट, राइट। तो 12.6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 37.8 मिनट। 37.8 मिनट होते हैं, 37 मिनट 37 मिनट 48 सेकेंड, 37 मिनट 48 सेकेंड में पानी इतना भर जाएगा। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो गड़बड़ हो गई। तो हम ये कर नहीं सकते, हम ये कर नहीं सकते बच्चों। ये थोड़ा सा क्लास से भी अपर लेवल में चला गया। मेरी बात ध्यान से सुनना, आप ये नहीं कह सकते 50 लीटर 3 मिनट में भरा ना, तो 700 लीटर पे मत जाना, 650 लीटर पे जाना। इस हिसाब से 650 लीटर कितनी देर में भर जाएगा, राइट। मैं 650 पे क्यों जा रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। 650 भर जाएगा, किससे मल्टीप्लाई होगा ये, 13 से, तो 39 मिनट में। टफ क्वेश्चन है काफ़ी, मैं अच्छे से समझाता हूँ, एक बार आंसर दे दो। 39 मिनट में हो जाएगा। अब 40वें मिनट में, 39 मिनट में 650 लीटर भर चुका होगा, 39 मिनट में 650 भर चुका होगा। अब 40वें मिनट में बारी किसकी आएगी, एक ही। एक कितना पानी डालेगा, 40 लीटर, तो 690 लीटर हो जाएगा, ठीक है। कितना मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए। अब 41वें मिनट में जो बारी है वो बी की है। बी 30 लीटर पानी डालता है 1 मिनट में, लेकिन पानी तो 10 लीटर ही बचा हुआ है। पानी 10 लीटर बचा हुआ है, तो 10 लीटर मतलब 1/3 मिनट, 1/3 मिनट मतलब 33 सेकेंड। तो इसका फाइनल आंसर ये था। ये क्लास के क्वेश्चन का भी एक अपर लेवल था, अच्छे से समझते हैं ध्यान से, थोड़ा टाइम दीजिए। मैं खुद सोच में पड़ गया था एक बार के लिए, बट मैं अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। 1 सेकेंड दीजिए बस मुझे, ठीक है। इसका फाइनल आंसर 40 मिनट 33 सेकेंड है। क्वेश्चन क्लास का था, बट आखिरी स्टेप चेंज हो गया था। क्यों मैं बताता हूँ, सुनना। देखो सुनिए, ए भरता है 40 लीटर पर मिनट, बी भरता है 30 लीटर पर मिनट, सी खाली करता है 20 लीटर पर मिनट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
पहले मिनट ए चलेगा, दूसरे मिनट बी चलेगा, तीसरे मिनट सी चलेगा। ए चलेगा तो टैंक में 700 लीटर का टैंक है। अच्छी बात ये थी कि टैंक गिवन है, ठीक है। पहले मिनट ए चलेगा तो टैंक में 40 लीटर पानी एंटर होगा, दूसरे मिनट में बी चलेगा तो 30 लीटर पानी एंटर होगा, और तीसरे मिनट में सी चलेगा तो क्योंकि सी ड्रेनेज पाइप है वो पानी निकालेगी तो 20 लीटर खाली करेगा। 3 मिनट का सिनेरियो देखें, 40, 30 और 20, 50 लीटर पानी भरता है 3 मिनट में। तो अगर आप में से किसी बच्चे ने ये सोचा 700 लीटर पानी भरता है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ 14, तो ये भी 14, 42 मिनट में, तो उसकी गलती क्या है? उसकी गलती ये है बेटा a प्लस बी प्लस सी, तो आखिरी में तीसरे मिनट में तो सी की बारी, तो उसी तरह से 42वें मिनट में सी की बारी है। तू एक बार सोच, आखिरी बारी सी की हुई, सी है लीकेज पाइप और टैंक भर जाएगा। इज दैट पॉसिबल? इज दैट पॉसिबल? नहीं ना। अब अगर मैं इसमें से 40 और 30 70 लीटर कम करूं इसमें से, तो 630 पे तो 50 का टेबल आता नहीं है, पर 700 से पहले 50 का टेबल कहाँ आता है? 700 से पहले 650 पे। मैंने क्लासेस में भी ऐसे ही पढ़ा हुआ। किससे मल्टीप्लाई करूं? 13 से, तो इंटू 13, 39 मिनट बाद जब ये तीनों बारियां लगाएंगे ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, 39 मिनट में 650 लीटर टैंक भर चुका होता है। इस सिनेरियो के हिसाब से 40 आया, 30 आया, 20 गया, 40 आया, 30 आया, 20 गया, 40 आया, 20 आया, 30 गया, तो 50 लीटर 3 मिनट में, तो 650 लीटर 39 मिनट में। मैंने 700 लीटर क्यों नहीं लिया और 42 मिनट आंसर क्यों नहीं दिया? क्योंकि उस केस में आखिरी बारी खाली करने वाले की होती, तो टैंक उसने 20 लीटर जब निकाला होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, तो टैंक में तो ऑलरेडी पानी होगा, तो लास्ट में पानी निकलेगा और टैंक भर जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए 650 लीटर हो गया 39 मिनट में। अब बारी किसकी है? अब बारी है ए की। ए बारी लगाएगा तो 40 लीटर पानी और डालेगा, तो ये कितना हो गया? 690। कितने मिनट हो गए? 1 मिनट और हो गया, तो 40 मिनट के बाद 39 मिनट और 1 मिनट 40 मिनट, 1 मिनट और आ गया ना, क्योंकि ए ने बारी दे दी। अब 40 लीटर और आ गया, तो पानी कितना हो गया? 690। भरना कितना? 710 लीटर अभी भी बाकी है। तो अब किसकी बारी आएगी? अब बी की बारी आएगी। बी 1 मिनट में 30 लीटर पानी डालता है, लेकिन 30 तो डलवाना ही नहीं है। कितना बचा है? 10 लीटर और बचा है। तो अगर आप 1 मिनट में 30 लीटर डालते हो, राइट, 1 मिनट में 30 लीटर डालते हो, यार मुझे आंसर पे डाउट है, राइट, 1 मिनट में 30 लीटर डालते हो, तो 10 लीटर के लिए 1/3 मिनट लोगे। 1/3 मिनट का मतलब होता है 20 सेकेंड्स और लगेंगे, तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए वो 40 मिनट 20 सेकेंड होना चाहिए। 33 सेकेंड नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है जिस भी बंदे ने ये क्वेश्चन बनाया उसने कहीं एक मिनट में 100 सेकेंड एज्यूम तो नहीं कर लिए। 33 सेकेंड नहीं होगा यार, कंफ्यूज हो गया यार। 40 मिनट 20 सेकेंड बन रहा है आंसर लॉजिकली। क्यों? मैं समझाता हूँ, देखो, राइट, 650 लीटर तक देखा, अगर मैं 600 लीटर तक देखता तो उसके बाद 70 डलवा देता तो 20 खाली हो जाता, परफेक्ट था। 650 लीटर तक 39 मिनट हो जाने थे। अब बारी आनी थी ए की, उसने 40 लीटर पानी डाला 40वें मिनट में। 40वें मिनट में 40 लीटर पानी और आ जाए तो 690 लीटर पानी अब हो चुका है टैंक में। अब जो 41वां मिनट होगा तो बी की बारी है। बी पानी टैंक में डालता है 30 लीटर, 30 लीटर था ना, पानी बचा कितना है? 10 लीटर, तभी टैंक भरेगा। 10 लीटर डालने, आप 30 लीटर 1 मिनट में डालते हो, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में, राइट, तो 10 लीटर के लिए 1/3 मिनट लगेगा। 1/3 मिनट कभी भी 33 सेकेंड नहीं होते, 1/3 मिनट 20 सेकेंड होते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो 40 मिनट 20 सेकेंड है, राइट, मेरे हिसाब से। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द एम्प्टी टैंक टू ओवरफ्लो मतलब 40 मिनट 20 सेकेंड बाद पानी टैंक से बाहर आना शुरू हो जाएगा। परफेक्ट है, मेरे हिसाब से यही आंसर होगा, राइट, मेरे हिसाब से यही आंसर होगा। फिर भी मैं इसको रीचेक मारता हूँ, मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ इसको, बट देखते हैं, चलो देखते हैं। 40 मिनट 20 सेकेंड होना चाहिए आंसर मेरे हिसाब से। मैं आपको समझाता हूँ एक बार फिर से।
टैंक में 40 लीटर आया, 30 लीटर आया, 20 लीटर गया, तो 50 लीटर 3 मिनट में हुआ। तो मैंने 700 लीटर में क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि आखिरी बारी सी को थोड़ी दिलवानी है। अब सी तो लीकेज पाइप है, लीकेज पाइप पानी निकालेगी, टैंक भर जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? ओवरफ्लो तभी होगा जब भरने वाला लगा होगा आखिरी में। तो आखिरी बारी भरने वाले की होनी चाहिए। 650 लीटर 39 मिनट में। अब जो 40वां मिनट है ए बारी लगाएगा, क्योंकि एबीसी वाला 39 मिनट तक खत्म होता है। 40वें मिनट में ए 40 लीटर पानी डालेगा तो 690 लीटर हो जाएगा। अब बचा कितना पानी? 10 लीटर और डलवाना है। बारी बी की आ गई। अब बी 30 लीटर 1 मिनट में डालता है, तो 10 लीटर के लिए 1/3 मिनट, 1/3 मिनट मतलब 20 सेकंड। तो आंसर 40 मिनट 20 सेकंड होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं फिर भी इसको रीचेक करता हूँ, कभी कभी कोई शायद हो सकता है मिस्टेक ना होगी हो, स्टिल आई विल रीचेक। पर मैं अभी फिलहाल के लिए तो श्योर हूँ कि 40 मिनट 20 सेकेंड होगा। चलिए आगे देखते हैं। अरे राइट, अब बोलते हैं एलसीएम क्यों पढ़ाते हो? एलसीएम इसलिए पढ़ाते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं, राइट। इसमें एलसीएम का कोई लेना देना नहीं है, बट उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसे जो इससे लिंक्ड होती हैं, क्योंकि इसमें डिवाइड विडाइड बहुत खेलते हैं हम। कहता 1056 में क्या ऐड करें कि वो 23 से डिवाइड हो? क्या करोगे? हीरो नहीं बनोगे, 23 से डिवाइड करोगे। जब आप 23 से डिवाइड करोगे, 23 4 92, 136, 23 5 115, 21, ठीक है। कायदा कहता है इनका डिफरेंस ऐड कर दो, पर फिर भी समझाता हूँ। रिमाइंडर कब आता है, ये मैं एलसीएम में बार बार समझाता हूँ। रिमाइंडर तब आता है जब डिविडेंड डिवाइजर के टेबल का नंबर नहीं होता। रिमाइंडर क्यों आता है? जितना रिमाइंडर आता है वो उससे बड़ा होता है। तो अगर यहाँ पे 21 कम होता तो 1035 23 के टेबल का नंबर था, लेकिन मुझे सब्ट्रैक्ट नहीं करना, मुझे ऐड करना है। तो 23 के टेबल का नेक्स्ट नंबर क्या होगा? प्लस 23, तो 1058 23 के टेबल में आता है। तो इसमें क्या ऐड करें? इसमें क्या ऐड करें? 2 ऐड करें। ये क्वेश्चन पता कौन से हैं? द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ एक्जैक्टली डिजिटल बाय, उनमें ये वाले स्टेप्स करते होते हैं हम एलसीएम में। एक बार नहीं, कितनी बार ही करते हैं, पीडीएफ में भी कितनी बार करवाएं। तो 2 ऐड करेंगे। इनका डिफरेंस भी ऐड करवा सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा समझा दिया, तो इसका आंसर 2 होगा। आगे चलते हैं। लो जी, मेरा फेवरेट लिविंग ज्वाइनिंग टाइप, टाइम एंड वर्क, रूल्स बताए हुए हैं, फॉलो करने थे, पंगा नहीं लेना था, राइट। ए 12 दिन में करता है। अरे यार वो पाइप वाला क्वेश्चन खतरनाक था। मुझे एज अ टीचर थोड़ी अभी भी क्लैरिटी है कि काफ़ी बच्चों के पल्ले ही नहीं पड़ा मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन अगर सेशंस लिए हैं तो काफ़ी हद तक समझ गए होंगे, राइट। 40 मिनट 20 सेकंड है, क्लेम कर लेना, मैं बता रहा हूँ। एक बार रीचेक कर लेना अपने दिमाग से और क्लेम कर लेना, ठीक है, कि गड़बड़ है भाई, नन ऑफ दीज होगा कल को इसका आंसर, ठीक है। तो एलसीएम ले लो 60 यूनिट। अगर आंसर 40 मिनट 33 सेकंड दिया हुआ ना कल को तो क्लेम कर सकते हो, नहीं तो नन ऑप्शन था तो हम क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि नन होगा तो ठीक ही होगा 40 मिनट 20 सेकंड। ये ले लिया। क्या सिखाया इस टाइप पे? इस टाइप में सिखाया जो चीज़ पूछी है उसको एक्स मान लो, राइट। तो काम कितने दिन में ख़त्म हुआ? मैंने एक्स मान लिया। कौन सा ऐसा बंदा है जो शुरू से लास्ट तक रहा है? बी का देखो मैंने टिप दिया, लिविंग ज्वाइनिंग टाइप में बहुत क्वेश्चंस करवाए और बार बार एक ही टिप दिया, जो चीज़ पूछी है उसको एक्स मानो। फिर ये देखो किसने कितने कितने दिन काम किया। कहता ए एंड सी काम के ख़त्म होने से 3 दिन पहले भाग गए। तो अगर टोटल डेज एक्स हैं, मैंने जो चीज़ पूछी है उसको माना, टोटल डेज एक्स हैं, तो ए ने x - 3 डेज काम किया, सी ने भी x - 3 डेज काम किया, बी नहीं भागा, बी ने x डेज काम किया। ए की एफिशिएंसी, ए का डेली का काम 5 यूनिट, अगर x - 3 डेज काम किया तो ये ए का टोटल काम होगा। बी का डेली का काम 4 यूनिट, तो अगर x डेज काम किया तो ये बी का टोटल होगा, सी का 3 होगा, दैट इज इक्वल टू 60। सेम रूल्स, मैं ज़्यादा ऊट पटांग नहीं खेलता क्योंकि इन क्वेश्चंस में घपला बहुत हो जाता है। मैं अपने रूल्स पे रहूँगा तो गड़बड़ होने के चांसेस कम है। 5 4 9 और 3 12, तो 12x 24 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 84 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। x वही आएगा जो पूछा है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको बार बार सिखाया आप x वही मानोगे जो पूछा हुआ है। तो मैंने मान लिया x है टोटल डेज, b शुरू से लास्ट तक रहा तो b के डेज x, a और c टोटल टाइम से 3 दिन कम लिए तो x - 3। एफिशिएंसी मतलब पर डे का काम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज इज टोटल वर्क, पर डे का काम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज इज टोटल वर्क, पर डे का काम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज इज टोटल वर्क इज गिवन 60। दैट्स ऑल। क्लियर एवरीवन? डन है, आसान था। टाइम एंड वर्क की टाइप थी। एलसीएम में बार बार ऐसे क्वेश्चंस होते रहे हैं तो पल्ले पड़ जाना चाहिए था। टफ था, आई खुद एक्सेप्ट की, एक बार के लिए मैं भी अटक गया, बट ये वाली टाइप्स क्लास में डिस्कस हुई थी स्पेशल फोकस करके। कम से कम 40-50 मिनट इसी पे लिए हुए हैं मैंने।
ये वही मंकी वाला क्वेश्चन आ गया, वो भी डिस्कस हो रखा है। तो अभी तक सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके थे, ये थोड़ा सा अलग आ गया। अब आपको पता है पीपीएससी का, राइट, थोड़ा ऊट पटांग खेलना हो जाता है, पर कभी कभी मैं एज अ टीचर जब कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, नेवर गो विद ऑप्शंस। तो ऐसी कहानियों में ऑप्शन की हेल्प ले लेनी चाहिए, राइट, ले लेनी चाहिए। आप कंपटीशन में हो, ये कोई चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये एक रैंडम क्वेश्चन है, पर समझ लीजिए। देखो उसने कहा मैंगोज़ हैं, अगर 3 मैंगोज़ ख़राब निकलते हैं, मतलब 3 घट जाते हैं, तो वो 6 लोगों में बढ़ जाते हैं, 6 बंचेस बन जाते हैं, मतलब 6 लोगों में 6 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब एक नंबर है जिसमें से 3 माइनस कर दूँ तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। कहता अगर 2 मैंगोज़ रोटन हो जाते हैं तो 7 बंचेस में डिवाइड हो जाता है, तो उस नंबर में से 2 माइनस कर दूं तो वो डिवाइड हो जाएगा किससे? तो किससे डिवाइड हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा 7 से। पहले तो पावर ऑफ इक्वेशन, मान लो वो नंबर x है, अगर उसमें से 3 रोटन निकले तो वो 6 से पूरा डिवाइड होता है, और अगर उसमें से 2 रोटन निकले तो वो 7 से पूरा डिवाइड होता है। दैट इज़ द पावर ऑफ इक्वेशन, राइट, यही कह रहा था। बट यार नंबर बड़ा भी तो हो सकता है ना, बट टेबल मिल जाएगा एटलीस्ट। चलो एक बार देखते हैं। 7x माइनस 21 इक्वल टू 6x माइनस 12, तो x आ जाएगा 9, तो उसमें 9 का टेबल ज़रूर होगा। नहीं, मैं गलत क्यों हूँ मैं बताता हूँ। मैं गलत इसलिए हूँ कि वो 6 बंचेस में डिवाइड हो जाता है, एक नंबर में से 3 घटा के वो 6 से डिवाइड हो जाता है, तो ऐसे तो कई नंबर्स हो सकते हैं। तो मैं एक इक्वेशन से पॉसिबिलिटी सेट तो नहीं कर सकता। आपको उसने ये नहीं कहा कि नंबर 3 से डिवाइड, 3 घटा के 6 करके ये बन जाता है, वो 6 से डिवाइड हो जाता है, तो उसकी तो पॉसिबिलिटीज़ पता नहीं कितनी होंगी। तो दैट इज़ वाई मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप इस क्वेश्चन में क्या करो, इक्वेशंस यूज़ करो, क्योंकि ऐसे कई नंबर होंगे जिसमें से 3 कम करोगे तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 125 में से 129 में से 3 कम करो, 6 से डिवाइड हो जाएगा। आप 99 में से 3 कम करो, जो भी नंबर आएगा वो 6 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो दोनों पॉसिबिलिटीज चेक करनी है, तो आई विल गो विद ऑप्शंस। कैसे? पहला ऑप्शन क्या है? 285, 3 कम करो तो 6 से डिवाइड हो जाए, 6 से डिवाइड हो जाए, भाई हो गया। लेकिन 2 कम करो तो 7 से डिवाइड हो जाए, ये नहीं हुआ। 3 कम करो तो 6 से डिवाइड हो जाए, हो गया। पर 2 कम करो तो 7 से डिवाइड हो जाए, ये नहीं हुआ, ये नहीं होगा ना। 3 कम करो तो 6 से डिवाइड हो जाए, नहीं होगा। 3 कम करो तो 6 से डिवाइड हो जाए, हो गया। 2 कम करो तो 7 से डिवाइड हो जाए, ये हो गया। ये इकलौता नंबर है जिसमें से 3 कम करूं, जिसमें से 3 कम करूं, इन चारों में ये इकलौता नंबर है जिसमें से 3 कम करूं, 3 कम करूं तो वो डिवाइड हो जाता है 6 से, और 2 कम करूं तो 7 से डिवाइड हो जाता है। क्योंकि नंबर्स और भी हो सकते हैं पर इनमें से वो एक ही है, तो दैट इज़ वाई आई विल गो विद ऑप्शंस, क्योंकि किसी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, राइट। क्योंकि ऐसे और भी तो नंबर्स हो सकते हैं जिसमें से 3 कम करे तो हो जाए, तो वो पॉसिबिलिटी मे भी ये एक ही हो, मे भी ये एक ही हो, बट वो पॉसिबिलिटी के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है हमने। हम ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि ये किसी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। इफ़ 3 मैंगोज आर रोटन देन द रेस्ट कैन बी डिवाइडेड इंटू 6 बंचेस, बंचेस मतलब 6 बराबर, राइट। इफ़ 2 मैंगोज आर रोटन, अगर 2 कम हो जाए टोटल में से तो वो 7 बंचेस में डिवाइड हो जाता है। तो इसमें से 3 कम हुआ और 6 से डिवाइड हुआ, पूरा हुआ। इसमें से 2 कम गया, 7 से डिवाइड हुआ, पूरा हुआ। बाकी हो रहे हैं बट दोनों केसेस में नहीं हो रहे हैं, तो दैट इज़ द रीज़न आंसर विल बी 345। गो विद ऑप्शंस, राइट। क्लास में नहीं करवाया, ऐसी डिस्कशंस नहीं करी हैं, बट फॉर पंजाब PCS आई एम प्रिपेयरिंग दीज क्वेश्चंस। मैं उनको अपने कोर्सेज में ये क्वेश्चंस, ये टाइप्स देखा पिछले साल PCS में, उससे पिछले साल PCS में कहानियाँ सी आ जाती हैं बिना किसी चैप्टर की, उन पे काम कर रहा हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहा हूँ। बट अभी PCS का पेपर आउट नहीं हुआ है क्योंकि बहुत टाइम है हमारे पास, अभी कोर्स चल रहा है। तो पहले एक बार बेसिक्स बनाकर ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, सेशंस ले लेकर, जिसमें रैंडम क्वेश्चंस होंगे। तब तक आपको एक ट्रस्ट भी जनरेट हो जाएगा कि सर ने सिलेबस करवा दिया, अब एक्स्ट्रा चल रहा है, क्योंकि ये सब तभी करना चाहिए जब बाकी सब हो जाए, ठीक है। एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, अब इसको क्या बोलोगे, क्वांट है, रीजनिंग है, क्या है, ये बेसिकली कहानी है, बेसिकली सॉल्व करनी है। ये मुझे थोड़ा टफ लगा, अभी
सोचा ही आंसर मैंने, डिस्कस करता हूँ इसको सेशन के लास्ट में, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका आंसर 44 बन रहा है, बट मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो डिस्कस करेंगे अभी। नंबर सीरीज़ पे काम अभी करना था, बट अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट भी हो, सिंपली डिफरेंस देखते हो तो 2 बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, तो कायदे के हिसाब से 6 बढ़ना चाहिए और फिर 8 बढ़ना चाहिए। जब इसमें 6 बढ़ाओगे तो 1549 बनेगा, 8 बढ़ रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है, तो आंसर होगा ये। बहुत सिंपल था, सिंपल डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। अब किसी बच्चे ने नंबर सीरीज़ कभी नहीं पढ़ी है तो मे भी स्टक हो जाए, बट जिसने कभी भी मेरे से नंबर सीरीज़ पढ़ी है उसके लिए ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है। इनको पहचानो, इनमें डिफरेंस मत लो, राइट। इनको पहचानो, ये नंबर्स बड़ी पहचान के हैं। मुझे यहाँ से क्लियर हुआ 4 के क्यूब से 1 कम है, 5 के क्यूब से 1 कम है, 6 के क्यूब से 1 कम है, 7 के क्यूब से 1 कम है। ये किसके क्यूब से 1 कम होगा? ये 3 के क्यूब से 1 कम होगा, ये 2 के क्यूब से 1 कम होगा, ये 1 के क्यूब से 1 कम होगा, ठीक है। ये 8 के क्यूब से 1 कम है, ये 9 के क्यूब से 1 कम है, तो ये 10 के क्यूब से 1 कम होगा। आंसर होगा 999। जिस बच्चे ने कभी ज़िंदगी में एक ही बार भी नंबर सीरीज़ पढ़ी है ना, वो इन लॉजिक्स को ईजिली पहचान लेगा। कर लोगे। मे बी लॉजिक और भी लग जाए, पर इसका जेन्युइन लॉजिक यही था। दोनों बोनस थे। यूनिटरी मेथड टाइम एंड डिस्टेंस के साथ है, मजाक किया हुआ था। कहता है रनर ना 12 किलोमीटर क्रॉस कर चुका है और उसको बोला गया तूने 80% टारगेट कंप्लीट कर लिया रेस का, तो बताओ टोटल कितना भागना था। तो टोटल रेस का 80% कंप्लीट कर लिया 12 किलोमीटर कंप्लीट करने पर, तो टोटल रेस कितना होगा? यूनिटरी मेथड यूज़ कर लो। या 80% होता है 4 हिस्से, 4 हिस्से 12 हैं, तो 5 हिस्से कितने होंगे? बट क्योंकि मैंने यूनिटरी पढ़ाया हुआ है अच्छे से, यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। तो पेपर में बहुत कुछ आसान भी था। 15 आंसर है, राइट। आप ये भी कह सकते हो 80% ऑफ x इज इक्वल टू 80% ऑफ द टोटल रेस इज इक्वल टू 12। आप ये भी कह सकते हो, ठीक है, ये भी कह सकते हो, चॉइस है आपकी। डन है, कर लोगे। आसान था। एवरेज, ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। कई बार बोला 5 लोगों के एवरेज 160 है, तो सम कितना होगा? 800, ठीक है। 6 पर्सन की हाइट कितनी है? 172, तो नया सम कितना हो जाएगा? नया सम हो जाएगा 972। 800 में 172 ऐड कर देंगे, ठीक है। टर्म्स कितनी होगी अब? 6 लोगों के एवरेज पूछी है, 6 × 16 162 आंसर है। सिंपल। मैं डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ। अगर 160 वाला ही आता तो फ़र्क ना पड़ता, बट 172 वाला आया। 172 वाला शॉर्टकट बता रहा हूँ, 172 वाला 5 लोगों के एवरेज 160 ये डिफाइन करती है। 160 वाले बैठे हैं। अब 160 वाला ही आ जाए तो चेंज नहीं आता, लेकिन कितने वाला आया? 172 वाला आया। ये जो 172 वाला है ये एवरेज से कितना ज़्यादा है? 12। तो इसके आने की वजह से 12 सम एक्स्ट्रा हो गया। टर्म्स कितनी है? 6, तो 12/6 एवरेज 2 एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो पुरानी एवरेज 160 है, तो नहीं कितनी आएगी? 162। लेकिन अगर आप बेसिक से भी चले हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पेपर आज वाला टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। नायब तहसीलदार का पेपर टाइम कंज्यूमिंग था, बट आज वाला पेपर कोई भी दिक्कत नहीं दे रहा। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस क्लासेस से लिंक्ड हो रहे हैं। एवरेज आ गया, यूनिटरी मेथड आ गया, टाइम एंड वर्क आ गया, मंकी वाला आ गया, नंबर सीरीज। देखो मैंने 5 अगस्त को बैचेस शुरू किए हैं। मुझे टाइम चाहिए, राइट, मुझे टाइम चाहिए। मेरे को कंटेंट वर्कआउट कर रहा हूँ। बड़ी सिंपल सी बात है, 1 महीने में मैंने सभी को बोल दिया था जिसको जो चैप्टर चाहिए बता दो, अरेंज कर देंगे आपको। अगर आपको इमरजेंसी है तो कुछ पुराने लेक्चर्स ले लीजिए, राइट। बट अगर हम एक सिस्टम से चल रहे हैं, आराम से हर एक चीज़ को करना चाहते हैं, बट कंटेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने मेन सारा सेक्शन अच्छे से कवर अप किया है। अब बाकी भी विद इन 20-25 डेज ऑलमोस्ट हमारा अच्छे से हो जाएगा। फिर एक्स्ट्रा काम भी करेंगे, बट प्लीज़ पीडीएफ्स को अच्छे से करते रहो। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस लिंक हो रहे हैं, ऑलमोस्ट हर चैप्टर लिंक हो रहा है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो भी पढ़ाया नहीं है मैंने। लो आपकी शीट में क्वेश्चन नहीं है, ये वाला चेक करना। ये वाला क्वेश्चन 2 बार हुआ है। एक तो वो बायोलॉजी वाला क्वेश्चन परसेंटेज की शीट में, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस में भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, रिमेनिंग कितने % प्रॉफिट में बेचे ताकि ओवरऑल इतना प्रॉफिट हो। तो ये वही क्वेश्चन है। पहले स्टूडेंट के फिजिक्स में 180 में से 30% आए, तो कितने मार्क्स आ गए? 54 मार्क्स आ गए, ठीक है।
ही हैज़ टू गेट ओवरऑल 50% चाहिए, सेकंड पेपर 150 के, सेकंड पेपर 150 के, तो दोनों का टोटल कितना हो गया, दोनों का टोटल हो गया 330, दोनों पेपर्स का टोटल कितना हो गया 180 एंड 150 यानी 330, 180 एंड 150 यानी 330 टोटल हो गया, राइट, 330 टोटल हो गया, राइट। ओवरऑल उसको 50% चाहिए, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पहले पेपर में 30% मार्क्स आए हैं, ओवरऑल 50% आई है। तो कभी कभी ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता था, बच्चा बोलता सर टोटल 50% है, ये 30% है, तो ये 20% होगा। मैं थोड़ा गुस्सा हो जाता था कभी कभी, बट ऐसे वो बच्चा गलती करता था क्योंकि बैचेस नए नए शुरू किए होते थे, परसेंटेज हम स्टार्टिंग में पढ़ा रहे होते थे। यार ये परसेंटेज जो इसका है ना वो अलग अलग नंबर्स हैं। 30% पहले पेपर में आया, इसका 30% होता है 54, राइट। ओवरऑल वो 50% चाहता है, इसका 50% होता है 165। 165 मार्क्स वो टोटल बनाना चाहता है, 165 मार्क्स वो टोटल बनाना चाहता है, राइट। 330 में से 165 मार्क्स वो टोटल बनाना चाहता है, तो 50% हुआ 165, राइट। कितने मार्क्स वो बना चुका है 54, 165 वो टोटल बनाना चाहता है, राइट। तो बचे कितने, 165 में से 54 माइनस कर दो, 165 में से 54 माइनस कर दो, तो कितना हुआ 111। तो 111 मार्क्स उसको लेने पड़ेंगे, 111 मार्क्स उसको लेने पड़ेंगे। देखो ओवरऑल 50% कहता है, दोनों पेपर्स का टोटल है 330, टोटल 50% कहता है, 330 का 50% 165 उसको बनाने पड़ेंगे। कितने बना चुका है वो पहले में 54, तो कितने और बनाने पड़ेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, 111 मार्क्स उसको और बनाने पड़ेंगे। लेकिन उसने ये नहीं पूछा सेकेंड पेपर में कितने मार्क्स बनाने पड़ेंगे, सेकेंड पेपर में कितना परसेंट बनाना पड़ेगा। तो 111 मार्क्स सेकेंड पेपर में लेने पड़ेंगे, कितने में से 150 में से। तो 111 150 का कितना परसेंट हुआ, 111 150 का कितना परसेंट हुआ, 0 से 0 कट गई, 2 3 37 इंटू 2 74%। ये क्वेश्चन एज इट इज़ मेरी शीट में है, वैल्यूज चेंज्ड हैं, वैल्यूज थोड़ी अलग हैं, बट एज इट इज़ आपको मेरी शीट में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा ना पीपीएससी को स्टडी करना, ये क्वेश्चन ना कहीं से भी ना एज इट इज़ उठाया हुआ है, मतलब वैल्यूज़ चेंज नहीं है। क्योंकि मैं जब टीचिंग की हुई है, राइट, सबसे पहला इंस्टीट्यूट जो मैंने अपनी लाइफ में ज्वाइन किया था ना, तो जब मैं उनकी बुक्स में पढ़ाता था तो ये वाला क्वेश्चन उनकी बुक्स में एज इट इज़ था। 2011 में जब मैंने पहली बार परसेंटेज पढ़ाया था ना, तो उनकी बुक्स में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते थे, तब हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ाते थे। अक्टूबर नवंबर की बात होगी जब मैंने टीचिंग ज्वाइन की थी, तो तब की बात है कि ये क्वेश्चन एज इट इज़ मैंने सेम करवाया है। 74% आंसर है, क्योंकि उनकी बुक में मैंने पढ़ाया है तो क्लिक कर जाता है, वैल्यू क्लिक, मतलब क्वेश्चन तो मैंने अभी अपनी शीट में भी पढ़ा है, वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। तो मे भी राइट, मे भी कहीं से इधर उधर से लिया ही होगा, तो किसी ना किसी बुक का एज इट इज़ क्वेश्चन है, गूगल करके देखिएगा, एज इट इज़ पता लग जाएगा आपको। क्लियर है, 74% डन है। सेकेंड पेपर में 111 नंबर लेने पड़ेंगे 150 में से, तो 74% डन। चलिए, अरे एजेस अभी पढ़ाना बाकी था, काफ़ी चैप्टर्स करवाए हैं, बट एजेस अभी पेंडिंग है। चल रहा है सिलेबस, काफ़ी तो हो गया था, बट एजेस अभी पेंडिंग है। बट जब इक्वेशंस पे इतना काम किया गया, एवरेज में भी एजेस पे इतना काम किया गया, क्यों नहीं सोच सकते इसको। देखते हैं ज़रा। मैन की एज दोनों सन की एज से थराइस है। दोनों सन ट्विंस हैं नहीं, तो दोनों सन की एज अगर सपोज करने के चक्कर में पड़ गए ना, तो दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। सुनना ध्यान से, मैंने मान लिया दोनों सन की एज x है, प्रेजेंट इज है ना, प्रेजेंट मिलाकर x है, तो मैन की प्रेजेंट एज हुई 3x। ठीक है, x है तो आप ये नहीं कह सकते एक सन हाफ x होगा दूसरा हाफ x होगा, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हो दोनों ट्विंस हैं या समथिंग है। ठीक है, बट इतना पता है कि दोनों सन की मिलाकर जो भी एज है, मैंने मान लिया मिलाकर ही x बनती है, तो मैन की जो प्रेजेंट एज है वो 3x है। ये प्रेजेंट बात हो रही है। अब आते हैं 5 years later। 5 years later जैसे मैं पढ़ाता हूँ एजेस में, मैन कितना हो जाएगा 3x + 5, 5 साल ऐड हो जाएंगे। सन दोनों मिलाकर x हैं, तो दोनों 5 5 बड़े हो जाएंगे, तो सन कितना हो जाएंगे x + 10। 5 साल फ्यूचर में जो मैन की एज है वो डबल है इनके सम से, ये डबल है इससे,
इक्वेट करना है तो उसको डबल करते हैं। तो अगर आपने मेरे से एजेस कभी लाइफ में सीखा हो तो मैंने हमेशा ऐसे ही पढ़ा है। तो x आ जाएगा 15, तो दोनों सन की एज 15 है, बट फादर की पूछी है तो 3 × 15 45 आ जाएगा। मैं ऑप्शन क्यों उठाऊं जब लीनियर इक्वेशन से मेरे सिंपल x वाली लीनियर इक्वेशन से मेरे आंसर्स आ रहे हैं जिसमें मुझे 2 वेरिएबल भी यूज़ नहीं करने पड़ रहे। आप अगर इस क्वेश्चन को पेपर में नहीं कर पाए ना तो 15-20 दिन बाद जो पेपर है ना वो मैथ्स की वजह से नहीं निकल सकता, क्योंकि जिस बच्चे का बेस होता है ना उसको कोचिंग नहीं चाहिए होती है, स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस के लिए। उसको कोचिंग चाहिए होती है अपने आप को अपडेट करने के लिए और बेटर क्वेश्चंस के लिए और कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पर ये स्कूल टाइम से हमारे जहन में होते हैं। अगर 100 बच्चा आता है ना मेरे पास तो 20 बच्चे को ये क्वेश्चन बिना बताए आता होता है। तो अगर आप मार खा रहे हो तो आपको काम करने की ज़रूरत है। अभी पेपर्स में टाइम है 2 महीने 2.5 महीने, तो आप सेल्फ स्टडी जितनी बढ़ाओ उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्लियर है? राइट। अगर ये वाली चीज़ समझ नहीं आती ना, वैसे मैं यही पढ़ाता होता हूँ, तो मैं बच्चे को बोलता हूँ यार रेशो बना ले फिर, क्योंकि रेशो में क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो भी तो वही चीज़ बन जाएगी, है ना। तो रेशो कैसे बना ले? फादर 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 3x + 5। दोनों सन है, 2 सन थे ना, +5 + 5 तो +10। ये डबल है इससे 2/1, तो ऐसे कर ले, बात तो वही है। x15 आ जाएगा, यहाँ डाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 45। पेपर बड़ा आसान था यार, पेपर सच में बहुत आसान था। आज वाला टफ नहीं था। नैब ने हमारी धज्जियाँ उड़ाई थी। अरे वेन डायग्राम पे काम करा और इतना आसान क्वेश्चन आ गया। 40% जो हैं वो मैथ्स वाले हैं, ठीक है, 70% इकोनॉमिक्स वाले हैं, 15% दोनों वाले हैं। तो ओनली मैथ वाले कितने हुए? 25। और ओनली इकोनॉमिक्स वाले कितने हुए? 55। पूछा गया What % ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट एनरोल। मैंने आपको क्या बोला था, ये वेन डायग्राम क्या होती है? यूनियन। what % होना चाहिए, राइट, ठीक है। वेन डायग्राम क्या होती है? यूनियन। तो ओनली मैथ्स वाले 25% हुए, ओनली इकोनॉमिक्स वाले 55% हुए। 25% ओनली मैथ्स, 55% ओनली इकोनॉमिक्स और 15% बोथ वाले आ गए, राइट। तो 55, ये बन गया 95%। तो ओनली वाले भी ले लूँ, बोथ वाले भी ले लूँ, तो 95% स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ लेते हैं, चाहे ओनली मैथ्स लें, चाहे ओनली इकोनॉमिक्स लें, चाहे बोथ लें। तो बचे कितने? 5%। वो कौन से हो गए? जो ना मैथ ले रहे हैं ना इकोनॉमिक्स ले रहे हैं। बहुत अच्छे से इस वाली टाइप को, ये इजी वाली टाइप आ गई बच्चों, इसमें पास फेल वाली टाइप भी होती है, इसमें 3 वाली टाइप भी होती है, नहीं आई, ये इजी वाली टाइप आ गई। देखना बफेलो का वाले क्वेश्चंस हैं आपकी शीट में ज़रा, आज इट इज़ आ गई। 5% आंसर है इसका। मैं इन क्वेश्चंस को सिर्फ करवाता भी नहीं हूँ, बहुत समझा के करवाता हूँ। करना क्या है? करना तो कुछ भी नहीं था। 70 और 40 में से 15 निकाल दो, 95, तो बचा कितना? 5। बात अंडरस्टैंडिंग की होती है वेन डायग्राम से। क्लियर है? ये ओनली वाले आ गए, बोथ वाले आ गए। 25, 15, 40 और 55, 95% बच्चे ओनली मैथ्स, ओनली इकोनॉमिक्स या बोथ लेते हैं, तो 5% वो होंगे जो दोनों ही नहीं लेते होंगे। वही पूछा था। अरे ये थोड़ा खेल गया क्वेश्चन में। ये यार अगर बच्चा ना, आम बच्चा क्या होता है, एक्स से चलता है। हम थोड़ी स्कीमें खेलते हैं क्लासेस में कि डिनोमिनेटर 3 है तो 3 के हिसाब से सपोज कर ले, टाइम एंड वर्क में डिनोमिनेटर 5 है तो 5 के हिसाब से सपोज कर ले, 5 भी है 3 भी है तो 15 के हिसाब से सपोज कर ले। मैं ये चीज़ें सिखाता हूँ बच्चे को, और क्योंकि एक्चुअल वैल्यू है तो बिना एक्स के तो तेरे को मैं पढ़ने नहीं दूंगा, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, क्या करने वाला हूँ मैं सबसे पहला काम जो करने वाला हूँ ना, वो स्टेटमेंट को पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। एक फादर है, उसने हाफ प्रॉपर्टी दे दी ए को, हाफ ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी गोज टू ए, ठीक है, और 2/3 ऑफ द रिमेनिंग गोज टू बी सी डी एंड रेस्ट गोज टू ई एफ जी एंड एच इक्वली, ठीक है जी। तो मैं क्या किया मैं बताता हूँ। मैंने दिमाग में लाया एज पर माई क्लासेस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, हर जगह पे पढ़ाकर जो मैंने चीज़ें समझाई हैं बच्चों को कि ओरिजिनल वैल्यू है तो यू हैव टू गो विद एक्स, ठीक है, यू हैव टू गो विद एक्स। लेकिन डिनोमिनेटर के हिसाब से 2 और 3 के हिसाब से
मैंने एक बार के लिए 6x मान लिया। फादर ने इसका हाफ ए को दे दिया, बचा हुआ BCD में बांटा, बचे हुए का 2/3। अब इसका 2/3 करूंगा तो 2x आएगा, 2x 3 लोगों में बटेगा, तो मैं तो फ्रैक्शन में चला गया ना। तो मैंने लगाया दिमाग, मेरे को नंबर ऐसा मानना है जो मुझे फ्रैक्शंस में ना जाना दे। तो मैंने एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ा, पहले हाफ है तो एक 2 नीचे है, फिर 2/3 है तो एक 3 नीचे है, लेकिन वो 3 लोगों में फिर बट रहा है, 3 लोगों में, तो एक और 3 हो गया। फिर जो बचा हुआ है वो 4 लोगों में बट रहा है, तो एक और 4 हो गया। तो नंबर ऐसा मानना जो 2 3 3 4 काट दे। तो 2 3 6, 6 3 18, 18 चौके 72, तो 72x मान लेना। मल्टीपल क्यों माना है? क्योंकि कंपैरिजन सेम नंबर से नहीं है, कंपैरिजन आपस में, ठीक है। 72x आप अकेला x मान लो यार, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा ज़रूर होगी, आंसर तो भी आएगा, पर 72x मानना इज़ अ स्मार्ट वर्क। कैसे? नीचे 3 था, नीचे 2 था, 2 और 3 के हिसाब से 6, फिर जो बच गया था वो फिर 3 में डिवाइड होना था, तो 6 3 18, फिर जो बच गया था वो फिर 4 में डिवाइड होना था, तो 72x मान लेते हैं। अब देखना खेल कैसे आसान होगा। टोटल फादर के पास प्रॉपर्टी है 72x, मैंने मान ली, ठीक है, राइट। तो टोटल 72x है। अब फादर के पास जो है टोटल, उसका हाफ चला गया ए को, तो ए ले गया 36x, तो बचा कितना? बचा 36x, उसका 2/3, अब बचा 36x, राइट। 36 चला गया ए के पास। अब जो 36x बचा उसका 2/3 कितना होता है? उसका 2/3 होता है 24x। अब क्योंकि नंबर मेरी मर्जी से माना हुआ है, मैं कैलकुलेशन में तो जाऊंगा ही नहीं। वो 24x बढ़ गया, इसका 2/3 होता है 24x, और रिमेनिंग हुआ 12x। ये 24x बढ़ गया 3 लोगों में बराबर BCD में, तो B को मिला 8x, C को मिला 8x और D को मिला 8x, ठीक है। और बचा कितना? 12x। वो बटा 4 लोगों में, EFGH में 4 लोगों में बटेगा, तो 3x 3x 3x, ये दी मैंने बांट दिया, ठीक। अब गिवन किसका है? गिवन इनका है, चाहे इसका चाहे इसका या इसका, किसी का भी मान लो। ये है किसका? EFGH, किसी का भी मान लो। तो 3x जो है वो 30,000 है, तो x कितना आ जाएगा? 10,000। पूछा किसका था? D का, तो D का ना तो 80,000 होगा, क्योंकि D का 8x है। ये सबसे शॉर्टेस्ट कैलकुलेशन है। आप इस क्वेश्चन को किसी भी अप्रोच से करके देख लो, रेशो उठा लो, इंटीग्रेशन उठा लो, नहीं, स्मार्ट वर्क। मैं CI में 3-to-1 मेथड यूज़ करता हूँ, तो बच्चे को बताता हूँ कि ये दुनियादारी क्या चल रही है, यूट्यूब पे कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं कि भाई ये तेरे को मैं रेशो का शॉर्टकट दूंगा। बट पॉइंट इज़, कभी भी उससे इम्प्रेस नहीं होना, अगर मैं भी बोलूँ तो भी नहीं, राइट। ये वर्ड्स ही गलत हैं, शॉर्टकट वर्ड। बेसिकली कोई भी चीज़ कंसेप्चुअल होती है। टाइम एंड वर्क में जो ट्री मेथड होता है ना, मैं बच्चे को वहाँ पे भी समझाता हूँ। ये जो अम्ब्रेला मेथड, ट्री मेथड, ये शोर मचे हुए हैं ना, ये सब झूठ हैं। बेसिकली टोटल वर्क जो हम 1 मानते हैं, तो उसकी जगह एक एलसीएम नंबर मान लेते हैं, बाकी सारा खेल वही है। मैं पूरा चैप्टर पढ़ा देता हूँ बच्चे को क्लियर करके, राइट। CI में भी वही चीज़ करते हैं। बेसिकली शॉर्टकट ये है, 2 चीज़ों शॉर्टकट हैं। पहला, क्वेश्चन को पढ़कर करना क्या है, स्टेटमेंट को समझना, वो तभी समझ पाओगे जब चैप्टर की नॉलेज होगी। दूसरा, सपोज क्या करना है, वो एक कला है। जैसे मैंने यहाँ पे 72x माना, अब यहीं पे परसेंटेज होती, मैं 100x मान लेता। परसेंटेज का रेशो भी होती, तो रेशो और परसेंटेज को हिसाब से मान लेता। 2:3 होता, 200x 300x मान लेता। x क्यों लेता? क्योंकि एक्चुअल वैल्यू है। x ना होता तो मैं सीधा ही 72 मान लेता। ये होते हैं फंडे। ये कैसे सीखते हैं हम? पहले परसेंटेज पढ़ते हैं, फिर रेशियो पढ़ते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में इंप्लीमेंट करते हैं, फिर CI में इंप्लीमेंट करते हैं, फिर टाइम एंड डिस्टेंस में इंप्लीमेंट करते हैं, टाइम एंड वर्क में इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट कर करके पार्टनरशिप में इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन ये इंप्लीमेंटेशन उससे भी बड़ा था यार, हाफ और 2/3 के हिसाब से। दिमाग तो यही कहता है 6x मानो, पर उसके बाद 2/3 के बाद भी 3 भाग में बांट रहा है, और उसके बाद भी 4 भाग में बांट रहा है। EFGH इक्वली ले रहे हैं। तो मैं समझ गया,
मैं समझ गया, टोटल ऐसा नंबर मानूंगा, टोटल को ऐसा नंबर मानूंगा जो सबसे पहले तो 2 खा जाए, फिर वो 3 खा जाए, 2 और 3 कितना हुआ 6, फिर वो 3 फिर खा जाए, 6 और 3 कितना हुआ 18, फिर वो 4 खा जाए, 18 इंटू 4 कितना हुआ 72। तो 72 से रिलेटेड कुछ भी मान लो आंसर सेम आएगा, लेकिन क्योंकि एक्चुअल वैल्यू थी तो मैंने क्वांट को रिस्पेक्ट दी, मैंने मान लिया टोटल जो फादर के पास था वो 72x था, ठीक है। ए हाफ ले गया तो बचा कितना, ए 36x ले गया, अब बचा 36x, उसका 2/3, उसका 2/3 हुआ 24x, वो बी सी डी में बराबर बढ़ गया तो बराबर बांट दिया, तो 24x ये हो गया, 36 ये था, 24 हो गया, तो बचा कितना 12x, वो 4 लोगों में बराबर बटा। मुझे पता है मैं पॉइंटों में जाऊंगा ही नहीं, 4 लोगों में बराबर बटा तो 3 हो गया। तो अब जो 30,000 दिया हुआ है ना, वो EFGH में से कहता इनको 30,000 मिला था, इनको 30,000 मिला था, किसी का भी उठा लो, 3x 30,000 है तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, तो d का 80,000 आ गया, 8x। d का पूछा, और बताओ कितना खतरनाक क्वेश्चन था। तो 8 इंटू 10,000 80,000, ये होता है क्वांट को सॉल्व करने का एक पैटर्न, ठीक है, समझ गए। क्वालिटी लेवल क्वेश्चन था। ग्राफ DI तभी करनी चाहिए जब आपको परसेंटेज अच्छे से आती हो, रेशियो अच्छे से आती हो, उनकी PDF अच्छे से आती हो। अभी तक मैंने अपने कोर्सेज में DI नहीं करवाई है, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि बच्चा जब तक सिलेबस में अच्छा ना हो वो DI को हाथ डाले, क्योंकि जिसको परसेंटेज रेशियो आता है ना, वो इतना को तो ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, कि वो इन क्वेश्चंस को समझ के सॉल्व कर सकता है, ठीक है। बेसिक DI कभी टफ नहीं होती। बेसिकली जो क्वेश्चन हम क्लासेज में पढ़ते हैं उनमें कुछ डाटा ग्राफ से लेना होता है। DI में एक हिंट हमेशा देता हूँ, हमेशा हेडिंग को अच्छे से पढ़ लो कि ये ग्राफ आपको डाटा किस चीज़ का दे रहा है, कैंडिडेट्स हु आर एनरोल्ड एंड हु पास्ड। बेसिकली अगर मैं ABCDEFG क्या है, ABCDEFG हैं इंस्टीट्यूट्स, राइट। जैसे A इंस्टीट्यूट है, तो अगर टोटल इतने कैंडिडेट्स थे, उसका 22% एनरोल्ड हुए थे, तो इतने पास हुए थे, तो उसका 18% A से पास हुए थे। ये टोटल एनरोल्ड हैं, ये टोटल पास्ड हैं, पास्ड की भी परसेंटेज दी हुई है, एनरोल्ड की भी परसेंटेज दी हुई है। तो मान लो मेन चीज़ क्या होती है, मान लो आपसे पूछे A इंस्टीट्यूट में कितने फेल हुए हैं, मेन क्वेश्चन तो वही होंगे, A इंस्टीट्यूट में कितने फेल हुए हैं। तो पहले आप निकालोगे A इंस्टीट्यूट में से कितने अपीयर हुए थे, 22%, इसका निकाल के एक वैल्यू आएगी जो अपीयर आएगी, फिर 18% इसका निकाल के पास वाले आएंगे, अपीयर में से पास वाले माइनस करेंगे तो फेल वाले आएंगे, ठीक है। ये वाला पाई चार्ट एक फेमस पाई चार्ट है, मेरे सेशंस में आपको हमेशा मिलेगा। ये डाटा होगा टोटल पॉपुलेशन का, ये मैन का, क्वेश्चंस में वुमेन की बात हो रही होगी। तो टोटल पॉपुलेशन निकाल के दिल्ली सिटी की टोटल पॉपुलेशन निकाल ली, दिल्ली सिटी के टोटल मैन निकाल लिए, टोटल पॉपुलेशन में से मैन माइनस कर दिए तो फीमेल्स आ जाती हैं, वुमेन आ जाती हैं। तो इस तरह के कई क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। देखते हैं ज़रा हमारे PPSC में कैसे आया। What percentage of the students passed from E institute out of total number of students in that institute? देखो E इंस्टीट्यूट में टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, 8% इसका, 8% इसका, ये E इंस्टीट्यूट के टोटल होंगे, ठीक है, E इंस्टीट्यूट के टोटल होंगे। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करी। अब एक बेवकूफ़ बच्चा 8% कैलकुलेट करके निकाल के बैठ जाता है, वो अपनी कैलकुलेशन को खुद बढ़ा रहा है। ये हैं E इंस्टीट्यूट के टोटल स्टूडेंट, मुझे पास वाले चाहिए। E में पास वाले 9% इसका, तो 9% इसका मुझे पास वाला दे देगा, ठीक है। पास वालों की टोटल के रिस्पेक्ट में परसेंटेज पूछी है, कैलकुलेशन, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 के टेबल पे कट गया, 9 इंटू 8 ना 9 इंटू 9 81 45, 19 के टेबल पे कट गया, 19 इंटू 30 5, 1 कट गया 6 पे, 3 कट गया 4 पे, 4 कट गया 25 पे। कितनी प्यारी कैलकुलेशन है ना, 3 इंटू 25 75। बच्चा कहता है सर पेपर कैलकुलेटिव है। अभी एक बच्चा ऐसा भी मिलेगा आपको पेपर में, ये सारा डाटा पहले सॉल्व करेगा, फिर इसको सारा सॉल्व करेगा, फिर क्वेश्चंस करेगा। एक बच्चा ऐसा भी मिलेगा जो इसका 8% निकालेगा, फिर इसका 9% निकालेगा, वैल्यूज़ निकालेगा, फिर उन वैल्यूज़ को ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई करेगा। और ये वही बच्चा होता है जो मार्केट में शॉर्टकट ढूंढ रहा होता है, लेकिन पेपर में जब स्मार्ट वर्क करने का टाइम आता है तो समय बर्बाद कर देता है।
स्मार्ट वर्क क्या है, स्पीड क्या है, आपकी नॉलेज आपकी स्पीड है, आपकी समझ आपकी स्पीड है, कब कहाँ क्या करना आपकी डिसीजन मेकिंग आपकी स्पीड है। मेरे हिसाब से तो जीत उसी की होती है जो सोच कर चलता है, समझ कर चलता है कि मैं कैलकुलेशन कैसे बचा सकता हूँ। परसेंटेज पूछिए यार, मुझसे नंबर थोड़ी पूछा मैं सॉल्व करने बैठ जाऊँ। तो जिसकी परसेंट 8% इसका आपको क्या देगा, 8% इसका आपको टोटल देगा, 9% इसका आपको पास वाले देगा। उसने पास वालों की टोटल के रिस्पेक्ट में परसेंटेज पूछी थी, तो ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई बाय, सो सिंपल राइट। कैलकुलेशन कहाँ करनी पड़ती वो भी बता दूंगा। अगेन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पास कैंडिडेट फ्रॉम बी एंड सी टुगेदर। अब ये थोड़ा सा खेल गया, सुनना ध्यान से। बी एंड सी 30% हुआ, 5700 का। मैं पास वाले के लिए 17% इसका निकालूँ, 13% इसका निकालूँ, तो मैं क्यों ना 30% इसका निकालूँ। ये बी एंड सी के पास वाले आ जाएंगे। अब बी एंड सी में टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 25% इसका इसका। तो पहले दो क्वेश्चन तो लॉटरी थी, डरने वाले डर गए होंगे कि कैलकुलेशन आ गई, मेरे हिसाब से नहीं थी। देखो ज़रा, परसेंट से परसेंट कटा 6, 5, 0 से 0 कटा, ठीक है। इसको भी काटा था ना हमने 19 के लेवल पे पिछले क्वेश्चन में, तो दोबारा काटो, 19 पे काटो इसको, 30, 19 पे काटो इसको, 19 पे गया 4, 76, 95, 45, ये कट गया 6, ठीक है। पॉइंटों में नहीं आ रहा, देखते ज़रा, ये कट गया 9, 20, 2, 3, 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 20 80%। लो जी, बन गई बात, बन गई बात। चीज़ें मेहनत करो तो क्यों नहीं होती है, सोचो प्लान करो तो कैलकुलेशन कैसे बचती है। सिर्फ काटा वाटा खेला है मैंने, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में परसेंटेज पूछी हुई थी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कैंडिडेट पास फ्रॉम डी एंड ए टुगेदर। इस बार नंबर पूछ लिया, ए एंड डी के कितने ज़्यादा हैं ई एंड सी से। सारे खेल में पूछ क्या रहा है, पास वाला, राइट। एक्सीड्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल्ड फ्रॉम ई एंड सी टुगेदर। सुनना ध्यान से, डी एंड ए के पास वाले, डी एंड ए 18% और 16% कितना हुआ, 34% इसका। 34% 5700 का आपको डी एंड ए से पास वाले देगा। ये कितने ज़्यादा हैं एनरोल्ड वालों से ई एंड सी। ई एंड सी में एनरोल्ड 10 और 8, 18% इसका। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत कॉमन ले सकते हो, बट कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी, परसेंट की 2 जीरोस इससे कट गई, 57 को 34 से मल्टीप्लाई कर दो। कौन सा टफ है, वन 1938। 18%, 2 जीरोस नीचे, 0 से 0 नीचे, 5, 9 कटा 5 इंटू 17 और 1, 9 इंटू 171, 171 इंटू 9 कितना होता है, 1539। डिफरेंस देख लो, यहाँ पे अगर 1939 होता तो 400 का गैप होता, 399 आंसर। 800, थोड़ी मेहनत थी। क्या 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करना टाइम कंज्यूमिंग होता है। यहाँ पिछले में नहीं ज़रूरत पड़ी, नहीं करी, इसमें ज़रूरत पड़ी, कर ली। मेरे को हैरानी है, तीनों क्वेश्चन में उसने फेल वाले की बात नहीं करी। एक बार आगे देखते हैं। अच्छा, आगे गाए नहीं, 3 क्वेश्चन ही थे। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस का डीआई आ गया, तो आपके पीपीएससी में प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन आने लग गए हैं, मतलब अरिथमेटिकल डीआई भी आने लग गई है। द लाइन ग्राफ गिव्स, बच्चों चैप्टर पे सीधा इस पे जाने की बजाय ना इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना। इसको नहीं पढ़े तो मार खाओगे, इसको नहीं पढ़े तो मार खाओगे, पढ़ लो एक बार अच्छे से। द लाइन ग्राफ शोज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ 2 कंपनीज, बेसिकली ए एंड बी। ए एंड बी का प्रॉफिट परसेंटेज दे रहा है बच्चों। प्रॉफिट परसेंटेज होता है सीपी पे हमेशा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज किस पे होता है, हमेशा सीपी पे। तो सीपी के हिसाब से चलना होता है। सीपी मतलब एक्सपेंडिचर,
ठीक है। तो 2016 पे ए का जो भी, जैसे ब्लू वाला ए का है ना, तो ए का जो भी एक्सपेंडिचर था उसको 40% प्रॉफिट हुआ था, बी को हुआ था 50%। अब इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है कि ये नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, ना 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 ना, ये वो परसेंटेज वाला ग्राफ नहीं है कि पीछे से रिलेशन होगा, ना ना। 2017 में जो भी सीपी होगा उस पर प्रॉफिट है, 2018 में जो भी सीपी होगा उस पर प्रॉफिट है। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए जितना मैंने अपनी लाइफ में पढ़ा है और पढ़ा है। बाकी आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। Investment of company B in 2022 is more by 60% than previous year. Income in 2022 was what percent of the investment in 2021? मरवा रहा है यार ये तो क्वेश्चन में। देख लेते हैं एक बार, चैलेंजिंग हो गया थोड़ा सा, देखते हैं। 2022 की इन्वेस्टमेंट, यार यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहा है वो, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, तो प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट पे, हम मान के चलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट पे। तो 2022 की इन्वेस्टमेंट 60% ज़्यादा है प्रीवियस ईयर से। तो मान लेते हैं 2021 में इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट 100 रुपया, तो 2022 में इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा हुई 60% ज़्यादा, तो 160 रुपये हुई। एक बार सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब 2021 में जो प्रॉफिट हुआ बी को, बात बी की हो रही है, 2021 में 75% हुआ है, 2022 में भी 75% हुआ है। तो प्रॉफिट के हिसाब से जो इनकम बनी होगी, इनकम कैसे बनती है पता है? इनकम बनती है इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट ऐड कर दो तो आपकी इनकम है ना। ये इन्वेस्टमेंट है तो इनकम बनी 175 रुपये। मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकता हूँ कैलकुलेशन बचाने के लिए, पर मेरा पहला मोटिव आपको समझाना है। इधर इनकम बनेगी 75%, इसका कितना हो जाएगा 3/4 120, तो 280। तो सवाल ये है 2022 की जो इनकम है वो इसके रिस्पेक्ट में कितने परसेंट है? तो 4 7 40, लो जी बच्चों हैं 160% आ रहा है। मैंने कोई गलती तो नहीं करी। इनकम इन 2022 वाज व्हाट परसेंट? अरे 2022 की इनकम इसके रिस्पेक्ट में पूछी है, 280% आंसर है। आ जाओ समझ लो, आ जाओ समझ लो। बेसिकली हम क्या बोलते हैं और इसने क्या बोला, उसमें अंतर क्या है? सबसे पहले जब मैंने इस ग्राफ को पढ़ा, मैं पेपर में होता तो इसको समझ जाता, ठीक है। अभी लाइव मतलब बेसिकली अभी कभी कभी गड़बड़ हो जाती, सीधा सॉल्व करने आ जाए तो। सुनना, हमने ये ग्राफ की हेडिंग पढ़ी तो मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई कि बात वो परसेंट प्रॉफिट की कर रहा है, कोई इंक्रीज इन प्रॉफिट नहीं कह रहा, वो होती परसेंटेज का चैप्टर, सिंपली प्रॉफिट परसेंट कह रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमने जो पढ़ा हुआ है कि सीपी पे प्रॉफिट होता है और एसपी बनता है, हम सभी ने अपनी लाइफ में यही पढ़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में सीपी है इन्वेस्टमेंट, आपने पैसा कितना लगाया, आपकी लागत कितनी, और एसपी है इनकम। बाकी ये सारा क्वेश्चन सेम है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, क्वेश्चन में कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इन 2022 इज 60% मोर देन इन प्रीवियस ईयर। तो मैंने मान लिया 2021 में जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट वो 100 रुपये है, ठीक है। तो 2022 की इन्वेस्टमेंट 60% ज़्यादा है, 160 रुपये। 2021 में प्रॉफिट 75% है, इधर भी 75 है, 22 में 75% प्रॉफिट दोनों साल में रहा। तो जो इनकम होती है ना वो होता है सेलिंग प्राइस, इनकम होती है आपकी इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट। तो इसका 75% 175 रुपये, और इधर इनकम हुई इसका 75%, इसका 75% कितना होता है 120। 75% की वैल्यू होती है 3/4 यानी 120 इसमें जोड़ दो तो 280 रुपये, क्योंकि प्रॉफिट जुड़ेगा ना, 120 तो प्रॉफिट आएगा ना। तो पूछा गया है कि जो 2022 की इनकम है उसकी परसेंटेज बताओ 2021 की इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में। तो
तो आएगा 280%। पूछा गया उस पर फोकस कर लो, बस घबराना मत। इन्वेस्टमेंट को सीपी समझ लो, इन्वेस्टमेंट को सीपी समझ लो और इनकम को सेलिंग प्राइस समझ लो। इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट ऐड हो जाए तो सेलिंग प्राइस बन जाता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 175% इसका, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं ये भी लिख सकता था 175% इसका अपॉन 100, तो कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है, बट कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का ग्राफ है। ये जो ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है ना, पिछले साल से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर प्रॉफिट है, जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट जुड़ेगा तो जो सेलिंग प्राइस बनता है उसको हम इनकम बोल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट जुड़ेगा उसको हम इनकम बोलते हैं। दैट्स ऑल, ये था ये। क्लियर है? क्लियर है सभी को? हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ ए ओवर द ईयर्स इज ₹26 लाख। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। कितने साल हैं? 1 2 3 4 5 6 7। बात कर रहा है ए की। ए के 7 साल की एवरेज है, तो ए की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 26 मल्टीप्लाई बाय 7, 192 लाख। 182 या 192? 7 12 7 6 42, 182 लाख। ठीक है, 182 लाख। ये तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी। पूछा गया ए की एवरेज इनकम। सुनना मेरी बात ध्यान से यार, ये जो प्रॉफिट है ना, ये हर साल की उस पे हैं, हर साल के उस पे हैं इन्वेस्टमेंट में। क्या आपको इस पूरे क्वेश्चन में हर साल की इन्वेस्टमेंट पता है? नहीं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैं फिर भी एक बार चेकिंग कर लूँगा, बट नहीं किया जा सकता। जितना कि मेरी समझ के आती है टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। आप जजमेंट नहीं ले सकते कि आप इनका एवरेज निकाल के परसेंटेज लगा दो, वो तरीका नहीं हुआ ना। परसेंटेज प्रॉफिट होता किस पे? सीपी पे। सीपी हर साल के अलग अलग हैं। मैं इसको कैसे जज करूं कि ये 182 लाख सारे बराबर ही होंगे? वो तो एवरेज दिया हुआ है ना हमें, वो क्या क्या होंगे हमें नहीं पता। उन पे परसेंटेजेस लग रही हैं अलग अलग। परसेंटेज जुड़ने के बाद देखो, इसकी इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें परसेंटेज जुड़ती तो एक इनकम क्रिएट होती है। ऐसी सारी इनकम क्रिएट होती तो सारी इन्वेस्टमेंट पता हो, सारे सीपी पता होंगे, सारे परसेंटेज लगाऊंगा तभी सारे एसपी आएंगे, तभी एसपी की मैं एवरेज बताऊंगा। इनकम की एवरेज पूछे ना उसने, इनकम मतलब यहाँ पे एवरेज है। इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर वर्ड यूज करे तो वो होती है सीपी होती है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता मेरे हिसाब से। चले आगे। इनकम ऑफ कंपनी ए 2020 की दी हुई है, ये हो जाएगा सॉल्व। अरे क्वालिटी लेवल क्वेश्चन, स्पेशली फोकस करते हैं क्लास में इन क्वेश्चंस को। इनकम मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है 18.6 लाख ए का 2020 का। ए मतलब ब्लू, 2020 मतलब 55% प्रॉफिट। सीपी निकालना है, इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो सीपी निकालना है। बस इस पूरे डीआई में आपको बस एक दो बातें समझनी थी। इनकम का मतलब सेलिंग प्राइस है और इन्वेस्टमेंट का मतलब कॉस्ट प्राइस है। इन्वेस्टमेंट मतलब आपकी लागत कितनी हुई है, प्रॉफिट जुड़ जाएगा तो जो चीज़ बनती है वो इनकम है। दैट्स ऑल। तो ये सॉल्व करना आता है। इसको सॉल्व करने के यूनिटरी मेथड यूज़ कर सकते हो। देखिए 155% गिवन है, 1% निकाल लो, 100% निकाल लो। रेशियो यूज़ कर सकते हो। 100-155 की रेशियो होगी 20:31। 31 इससे 18.6, तो 20 इससे कितने होंगे? ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। x का 155%, बड़ी मेहनत की है इस पे मैंने अपनी पूरी कोर्सेज में, राइट। परसेंटेज में, CI में, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये तो आप कर लोगे। प्रॉफिट एंड लॉस किया होता तो कितना फ़ायदा होता है ना, कर लोगे इसके क्वेश्चंस। एक बार ये भी देख ही लेते हैं। ए का इनकम 2020 का देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ए का इनकम 2020 का बी की 2021 के इन्वेस्टमेंट के बराबर है। सुनना ध्यान से, मैं इन्वेस्टमेंट को सीपी बोल रहा हूँ। बी का 2021 का सीपी मैंने 100 मान लिया एक बार, ठीक है। सीपी मैंने 100 मान लिया एक बार, ठीक है। या ए का मान लें, ए की इनकम ए का मान लेते हैं, नहीं ए का मान हम एक चीज़ सपोज करने के हकदार हैं पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए का मैंने मान लिया 2020 का सीपी, 2020 का सीपी 100 है। सीपी मतलब इन्वेस्टमेंट। तो ए का 2020 का प्रॉफिट हुआ 55%,
ठीक है। तो ए का इनकम कितना हुआ, इनकम मतलब सेलिंग प्राइस 155, ए का 2020 का, ए का 2020 का जो इनकम है ये बना, वो बराबर है बी के 2021 के सीपी पे। तो बी का 2021 का सीपी भी 155 होगा। 2021 में बी का प्रॉफिट देख लो, 2021 में बी का प्रॉफिट 75%, उस हिसाब से बी का एसपी बन जाएगा। जो भी आएगा सॉल्व तो हो ही जाएगा, बाद में कर लेते हैं। पूछा गया ए का 2020 का इन्वेस्टमेंट टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी 2021, सॉल्व हो जाएगा बच्चों। यार इसका और इसका, यार इसका और इसका रेशियो पूछा, ये मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 100 और 155 का रेशियो कितना आ जाएगा, 5 पे काट दो, 20:31 आंसर आ रहा है। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। आप कंफ्यूज हो ना, मैं समझा देता हूँ, चिंता मत करना। मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी मैं तेज़ भाग रहा हूँ ना, मैं पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ यार, ठीक है, इसको कभी मैं तेज़ भाग रहा हूँ तो मैं रिपीट ज़रूर करूँगा, सुनना ध्यान से। हम पूरे क्वांट में अगर कोई एक्चुअल वैल्यू गिवन ना हो तो एक चीज़ सपोज कर सकते हैं, मैं आपको चॉइस दूंगा, आप कुछ भी एक चीज़ सपोज कर लो। मान लो मैं सपोज कर लेता हूँ, राइट। इस बार बी का मान लेते हैं, मान लो हम बी की इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, सुनना ध्यान से। बी की इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं 2021 की इन्वेस्टमेंट, मतलब सीपी 2021, बी सीपी मान लिया 100 रुपया। 2021 में बी का प्रॉफिट है 75%, तो बी का सेलिंग प्राइस आ जाएगा 175, ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब इनकम। अब बी का जो इन्वेस्टमेंट था 2021 का 100 माना था, वही ए का इनकम है 2020 का। 2020 का ए का इनकम, ए का इनकम मतलब सेलिंग प्राइस। ये जो इन्वेस्टमेंट थी ये इसका सेलिंग प्राइस है। 2020 में ए का प्रॉफिट 55%। ये थोड़ा अब लेंथी हो गया, पहले आसान हो गया था, तो सीपी बनाना पड़ेगा, अब थोड़ा लेंथी हो गया है ना, कोई नहीं, बना लेते हैं। तो इसका जो सीपी होगा ना वो एक्स होगा, उसका 55% बढ़कर ये बना है, तो ये आ जाएगा 31, 20, तो 2000/31, 2000/31। तो इसका रेशो पूछा है इसके साथ, राइट। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए का इसके साथ रेशो पूछा है, 100 से डिवाइड हो जाएगा तो भी 20/31 आएगा। कंफर्म आंसर। मैं पहले बहुत सही कर रहा था, मैं पहले जो कर रहा था ना उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने पता क्या किया था, मैंने मान लिया था ए का इनकम, नहीं, हाँ, मैंने मान लिया था ए का इनकम, नहीं, ए का सीपी माना था। मैंने माना था 2020 में ए का इन्वेस्टमेंट मतलब सीपी 100 रुपया है, तो 2020 में 55% प्रॉफिट के हिसाब से ए का सेलिंग प्राइस 155 होगा, और ए का जो सेलिंग प्राइस है 2020 में कितना आया 155, वो बी का 2021 में कॉस्ट प्राइस है, राइट। तो यही 155 आ जाएगा। जो ए का सेलिंग प्राइस है 2020 में, जो इनकम है, वही इन्वेस्टमेंट है बी का 2021 में, मतलब कॉस्ट प्राइस है। तो अब मुझे आगे जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि उसने पूछा इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इन 2020, ये रही, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इन 2021, ये रही। तो 100 और 155 का रेशो पूछा है, आंसर कितना आ जाएगा 20:31। तो ये प्योर प्रॉफिट एंड लॉस ही था बच्चों, प्योर प्रॉफिट एंड लॉस ही था। डन है।
इसके बाद रीजनिंग है। तो यहाँ तक आपका क्वांट था, मैंने अपना पूरा क्वांट एनालिसिस कर दिया है। हर पेपर का करूँगा, अब हमेशा करूँगा, कोई भी पेपर आपका होगा उसका सारा बेसिकली हम वर्कआउट करेंगे। इन फ्यूचर हम इस पे वो भी करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे वर्कआउट करेंगे। अब अपकमिंग एग्ज़ाम्स हमारे पास सब इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, सीनियर असिस्टेंट, तो अभी जैन में एक डेट दे रहे हैं, राइट। तो ये 2 पेपर्स हैं। होपफुली सब इंस्पेक्टर का जो मुझे सुनने में आया कि 15 अक्टूबर से विद इन 20-25 डेज़ तक हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारा पेपर एक्साइज का, उसकी भी नवंबर में डेट है, तो टाइम है अभी भी अपने आप पे काम करने का। अब एक छोटी सी बात मैंने पीपीटी में तो मेंशन नहीं किया, अगर आप में से कुछ बच्चे पीडीएफ्स को प्रॉपर कर रहे हैं तो वो इस पेपर में अच्छे से परफॉर्म करके होंगे। मुझे डर था यार अधूरा ना रह जाए, बच्चों ने इतना भरोसा करके मुझे ज्वाइन किया तो 1 महीने में क्या ही करवा पाऊंगा, बट मैंने मेन चैप्टर सारे करवा दिए अच्छे से अच्छे। बहुत से चैप्टर्स अभी पेंडिंग में है, बट बच्चों को बोला कि इतना करके इसको बार बार रिवाइज़ करो, राइट। अब आगे का सिलेबस भी कंटिन्यू रहेगा। तो अभी मैंने यहाँ पीपीटी तो नहीं बनाई है, बट इस चैनल पे आप बाकी वीडियोस में देख सकते हो, सारी डिटेल्स मेंशन है किस तरह से कोर्सेज के बारे में। मेरा खुद का ऐप है नकुल की पाठशाला, ये ऐप प्ले स्टोर पे भी है, ये ऐप iOS पे भी चल जाएगी, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत आएगी ये नंबर पे आपको टेक्स्ट करना है, मैं या मेरी टीम आपको सपोर्ट करेगी। ये हमारा नंबर है बेसिकली। एंड iOS पे भी चल जाएगी, लैपटॉप पे भी चल जाएगी। study.nakulkipathshala.com हमारी वेबसाइट है, उस पर भी चल जाएगी ये, राइट। तो कोई भी दिक्कत आएगी इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो। आप हमारे कोर्सेज़ लेना चाहते हो तो हमारे 2 कोर्सेज़ हैं, एक पंजाब जॉब्स के लिए जो कोर्स है वो बेसिकली क्वांट कंप्लीट है, उसमें डीआई भी होएगी अच्छे से, उसमें नंबर सिस्टम, ये जितने भी चैप्टर्स हैं क्वांट से रिलेटेड वो सारे होंगे डिस्कस, सिंप्लीफिकेशन, सारा पूरा सिलेबस। एक चैप्टर वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर में है। पीसीएस में एक्स्ट्रा क्या होगा, फीस का ज़्यादा अंतर नहीं है, 500-700 रुपये का अंतर है, बट पीसीएस में हम क्या फ़र्क डाल रहे हैं, ये सब जो पंजाब जॉब्स में चल रहा है वो पीसीएस में भी चल रहा है, बस पीसीएस में हम थोड़ा अरिथमेटिकल रीजनिंग और एक मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था अभी वो आया था ऊट पटांग सा जो हमने ऑप्शन से किया था, राइट। तो वैसे क्वेश्चंस पे मैं काम करूँगा, थोड़े पीसीएस में ज़्यादा आते हैं, पंजाब में कम आते हैं। हाँ, पीपीएससी जब भी पेपर लेते हैं कुछ ऊट पटांग ज़रूर डाल देती है, पर हम दोनों पे पूरा एफर्ट करेंगे। कोर्स टाइम टेकिंग है, एक चैप्टर अच्छे से करवाना चाहता हूँ, अपने ही नोट्स करवाना चाहता हूँ, इफेक्टिव हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता हमें एक बुक उठानी चाहिए जिसमें हर चैप्टर के 500 क्वेश्चन करने चाहिए। हम उतना करें जितना हम समझ पाएँ, और ट्रस्ट मी अगर पीडीएफ अच्छे से करिए तो मार्केट की सारी बुक्स में आपको 95% क्वेश्चन सॉल्व होते दिखेंगे, ठीक है। बाकी सिलेबस कॉन्टीन्यूटी में चल रहा है उस पर आप पर, और स्टिल कोई भी क्वेरी हो ये नंबर है मोस्टली, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप ड्रॉप भी कर सकते हो, आपको कोई भी होगा विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ मेहनत करते रहिए, पेपर्स आसान आ रहे हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आए हैं, मैंने शेयर भी किए हैं, 40 में से 39 किए, 40 में से 38 किए। खुशी होती है कि हमारा काम पूरा हो रहा है, राइट। हम अपना काम अच्छा कर रहे हैं, बस बच्चे मेहनती होने चाहिए। ये ना हो बस कि यार बच्चा मेहनत भी कर रहा है और सिलेक्ट ना हो, तो वो बुरा लगता है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।